अपवर्तन के नियम। दो नियम होते हैं, जिस तरह से परावर्तन के दो नियम थे। पहला नियम कौन कौन सा था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव समान होता है, कोण I बराबर कोण R। इसमें समान रहेगा क्या? ये कोण है और एक ये कोण है, I और R क्या समान दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे। ये कोण बड़ा है और इसमें विलंब के पास आ गई तो ये कोण कैसा है? छोटा। जब प्रकाश किरण विरल से सघन में आएगी तो आपतन कोण बड़ा होगा और अपवर्तन कोण कैसा होगा? छोटा। और यहां से आप देखिए, इसको आपतन कोण माने, इसको अपन ने निर्गत कोण बोला है, लेकिन आप ये माने कि कांच से वायु में जा रही है, तो यहाँ इस स्थिति में आप क्या कहेंगे कि ये कोण तो होगा छोटा और इसमें विलंब से दूर हटेगी तो ये कोण कैसा हो जाएगा? बड़ा। यानी विरल से सघन में आएगी तो अपवर्तन कोण छोटा, आपतन कोण बड़ा। और जब सघन से विरल में जाए तो आपतन कोण तो छोटा होगा और अपवर्तन कोण दूर हटने के कारण क्या हो जाएगा? बड़ा। तो ये बात अपन नहीं कर सकते कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण बराबर होंगे। जैसा अपन ने परावर्तन में कहा था आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं सदैव, इसमें ऐसा नहीं होगा। या तो अपवर्तन कोण उससे छोटा होगा या बड़ा होगा, डिपेंड करता है कि प्रकाश किरण कौन से माध्यम से किस माध्यम में आ रही है। अगर विरल से सघन में तो अपवर्तन कोण छोटा और सघन से विरल में तो अपवर्तन कोण बड़ा होगा। तो ये नियम तो होगा नहीं। दूसरा नियम उसमें याद करो क्या था? आपतित किरण, परावर्तित किरण और विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये नियम इसमें भी लागू होगा। जब आप ये जो मैंने बताया इसमें ये प्रयोग आप एक कागज पर करो, एक कांच की सिल्ली लें और यहाँ दो आलपिन लगा दें और फिर आगे की तरफ आप दो आलपिन इसमें देखते हुए एकदम इन दो आलपिन की सिद्ध में लगाओ, तीसरी और चौथी, और फिर इसकी लाइन खींचो, इसकी लाइन खींचो और बीच वाली को मिलाओ, तो आपको साफ साफ दिखेगा कि ये लाइन और ये जो लाइन है ये तो आपस में क्या होंगी? समांतर। हालांकि ये इससे कुछ हटके इधर होगी और बीच वाली लाइन को मिलाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये क्या हुआ है, इसमें विचलन हुआ है, अपने पथ से विचलित हुई है, जिस तरह से परावर्तन में प्रयोग किया था। लेकिन इससे ये बात निकल के आती है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये विलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। तो पहला नियम ये बता सकते हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, वहां परावर्तन था तो परावर्तित किरण थी, यहां बात किसकी हो रही है? अपवर्तन की। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है निश्चित रंग और तरंगदैर्ध्य के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या रहता है? स्थिर रहता है। निश्चित रंग एवं तरंगदैर्ध्य की प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव स्थिर ये क्या है? जिसको अपन कहेंगे न्यू। क्या कहेंगे? म्यू। यानी साइन आई बट्टा साइन आर, ये हमेशा क्या रहेगा? एक स्थिरांक रहेगा। कैसे रहेगा इस बात को समझो। आप यदि इस कोण को बढ़ाएंगे तो ये कोण अपने आप बढ़ जाएगा, इस कोण को घटाएंगे तो ये कोण अपने आप बढ़ जाएगा। यानी इन कोणों का जो अनुपात है वो हमेशा क्या रहेगा? इनका मान जो आएगा वो हमेशा क्या आएगा? स्थिरांक। क्या आएगा? स्थिरांक। और इसको बोलते हैं स्नेल का नियम। अपवर्तन का दूसरा नियम बोलते हैं इसे अपवर्तन का दूसरा नियम कहा जाता है, कहते हैं, जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, जिसे स्नेल का नियम भी
कहते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहेंगे। और इसमें होता है म्यू 2 1 बराबर साइन आई बट्टा साइन आर। अब 2 1 का मतलब होता है माध्यम 2 का। अगर प्रकाश किरण वायु से कांच में आ रही है तो दूसरा माध्यम कौन सा हो गया? कांच। पहला माध्यम कौन सा हो गया? वायु। तो कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक म्यू 2 1 का मतलब है माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष, माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। अब माध्यम 2, अब जैसे मान लो प्रकाश किरण आ रही है वायु से कांच में, तो दूसरा माध्यम हो गया कांच, तो आप बोलेंगे कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, कांच का वायु के सापेक्ष। अगर वायु से आ रही है जल में तो आप बोलेंगे जल का, दूसरा माध्यम कौन हो गया? जल, जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। और अगर प्रकाश किरण किसी भी माध्यम से नहीं आ रही है, अपन कहें कि वो किससे आ रही है? निर्वात से। जब कोई चीज हो ही नहीं तो अपन तुलना किससे करेंगे? अभी तो अपन कर रहे थे कि वायु के सापेक्ष, फिर जल में आई तो अपन क्या? वायु के सापेक्ष, जल का वायु के सापेक्ष, फिर अपन ने कहा कांच का वायु के सापेक्ष। जब वायु से नहीं है, जब किससे? निर्वात से है, तो उसको क्या कहेंगे? निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या कहेंगे? निरपेक्ष अपवर्तनांक। और ऐसी स्थिति में उसको केवल म्यू और आगे जो भी अपना माध्यम हो वो लिख दिया जाएगा और उसको कहा जाएगा निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या कहा जाएगा? निरपेक्ष अपवर्तनांक। और इससे या अपन कहेंगे जैसे दूसरे शब्दों में इसको ये भी कह सकते हैं म्यू 2 1 बराबर, अब इसको कहेंगे प्रकाश का वायु में वेग, प्रकाश का वायु में वेग, और दूसरा है प्रकाश का माध्यम में वेग, यानी v1 बट्टा v2। अब इसमें क्या वेग है वायु में और किसी माध्यम में क्या वेग है? वो उन दोनों का अनुपात जो है वो क्या कहलाएगा? अपवर्तनांक। क्या कहलाएगा? अपवर्तनांक। दूसरे माध्यम का पहले के सापेक्ष अपवर्तनांक। यहाँ पर अगर माध्यम स्थिति जल हो तो जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक अपने को निकालना हो तो वायु में उसका वेग लिख दो और जल में उसका वेग है वो लिख दो। अगर यहाँ कांच है तो कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक हो जाएगा, तो ऊपर वायु में वेग लिख दो फिर उसका कांच में वेग लिख दो। तो इस तरह से अपवर्तनांक ज्ञात किया जाता है। अपवर्तनांक किस किस पर निर्भर करता है? माध्यम की प्रकृति, घनत्व और प्रकाश के रंग पर। इसीलिए तो मैंने लिखा है एक तो रंग, एक तरंगदैर्ध्य, ठीक है ना। तो इसकी निर्भरता किस पर रहेगी? अपवर्तनांक की निर्भरता। अपवर्तनांक किस किस पर निर्भर करता है? तो आप देखें, सबसे पहला तो लिखे आप माध्यम की प्रकृति। माध्यम कैसा है? दूसरा है घनत्व, तीसरा है प्रकाश का रंग, प्रकाश का रंग, प्रकाश का रंग। ये इतनी चीजों पर बैंगनी जो रंग होता है उसके लिए प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और लाल रंग के लिए प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। ये ध्यान रखें हमेशा। दो चीजें होती हैं, एक तो होता है अपवर्तनांक और एक होती है तरंगदैर्ध्य। तरंगदैर्ध्य तो एक तरह से कहें कि होती है दूरी, और अपवर्तनांक ये अभी जो ज्ञात किया वो था प्रकाश के अनुपातों का वेग, प्रकाश के जो वेग है उसका अनुपात। वायु में प्रकाश का वेग, फिर उस माध्यम में प्रकाश का वेग, उनका जो अनुपात है वो कहलाएगा अपवर्तनांक। और तरंगदैर्ध्य होती है प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, जिसका मात्रक होता है मीटर। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर। दूरी का मात्रक वैसे भी मीटर होता है, तरंगदैर्ध्य का मात्रक भी क्या होता है? मीटर ही होता है। तो याद रखें दोनों चीजें उल्टी होगी। अगर अपन अपवर्तनांक की बात करें तो अपवर्तनांक सबसे ज्यादा किसका है? अधिक किसका है? बैंगनी रंग का, ठीक है। और कम किसका है? लाल का, ठीक है। तरंगदैर्ध्य की अपन बात करें तो तरंगदैर्ध्य में ज्यादा किसका होता है? लाल का, और कम किसका होता है? हमेशा बैंगनी।
तरंगदैर्ध्य का मतलब प्रकाश किरणों द्वारा दूरी तय करना या तय की गई दूरी। और लाल रंग की तरंगदैर्ध्य ज्यादा होती है, इसीलिए जो जितने भी सिग्नल है, जैसे जो टावर है उनके ऊपर जो बल्ब होता है वो लाल रंग का होता है। अपने खतरे के जितने भी उपकरण हैं उनका संकेत लाल रंग का होता है। जो अपने इंडिकेटर होते हैं बिजली के स्विच में वो लाल रंग के होते हैं, ताकि दूर से ही वो कलर दिख जाए। तो तरंगदैर्ध्य ज्यादा होता है लाल रंग का, जबकि अपवर्तनांक ज्यादा होता है बैंगनी रंग का। और उल्टा इसका रिवर्स, कम में इसका रिवर्स हो जाएगा। अपवर्तनांक सबसे कम किसका होगा? लाल का। और सबसे तरंगदैर्ध्य सबसे कम किसका होगा? बैंगनी रंग का। ये इतना आपको इस चैप्टर में देखना है। अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन किससे कहते हैं परिभाषा, अपवर्तन का कारण क्या होता है, और अपवर्तन के दोनों नियम।